अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रमजान नवीद और आज हमें ज्वाइन किया है शाहाब भाई ने अभी रिसेंटली सीए क्वालिफाई किया है और फातिमा फर्टिलाइजर से क्वालिफाई किया है और 3.5 साल के आर्टिकल्स भी वहीं गुजारे हैं। तो शाहाब भाई से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनका आर्टिकलशिप के बाद जो मार्केट में कैसा एक्सपीरियंस रहा जब वो जॉब की तलाश में गए और बाकी सारी चीजें। तो उनको क्या डिफरेंस फील हुआ कि उन्होंने अगर इंडस्ट्री से आर्टिकल किए हुए तो क्या कहीं पे उनको कोई अपॉर्चुनिटी कम मिल रही थी या फिर कहीं पे वो लैग कर रहे थे इन कंपैरिजन विद द पर्सन हु इज क्वालिफाइड फ्रॉम द फर्म। तो शाह भाई से जानते हैं। तो शाह भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो जी शाह भाई, आपका सबसे पहले तो ये बताएं कि आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कैसा गया इंडस्ट्री? ओके सो मेरी एक कोर फोकस ये था आफ्टर माय कैप क्वालिफिकेशन कि यार मुझे टाइमली रजिस्टर होना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और टाइमली सीए क्वालिफाई करना है। फातिमा ग्रुप वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री जहाँ से मुझे ऑफर आई। इवन बिफोर बिग फोर की जब इंडक्शन स्टार्ट हुई उससे पहले मुझे यहाँ से ऑफर आ गई एंड आई इमीडिएटली ज्वाइन विद द माइंड के जब मुझे कहीं और से ऑफर आएगी फर्म से तो मैं वहां चला जाऊंगा। हमेशा बैक एंड में मेरे पहले यही प्लान था कि मैं फर्म जाऊंगा, यहाँ से छोड़ दूंगा जब मुझे वहां से ऑफर आएगी, क्योंकि मैंने अप्लाई हर जगह किया था। बट फातिमा ने मुझे सातवाद प्लांट पे फेंक दिया बहुत दूर। तो उसके बाद मैं वहां गया और मैं जो फिल्मों में लाइव देखता था कि कॉर्पोरेट अब वो हमारे ड्रामों में और फिल्मों में दिखाया जाता है कि ओके एक बंदा ऑफिस से आ रहा है, मोस्टली एमबीएस को वहां दिखाया होता है। तो मेरा हमेशा वो ख्याल था जब मैं फर्म में सीरीज देने जा रहा था तो मैंने लगता था वो एक कमरे की फर्म क्या ये वही कॉर्पोरेट है जो मैंने फिल्मों में देखा है। फिर मैंने शिफ्टेड टू फातिमा तो मैंने कहा ये तो वही सारी चीजें हैं जो मैंने हमेशा ड्रीम अबाउट की कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है। देन आई बिकेम वेरी सेटिस्फाइड। मुझे उसके बाद रियाज अहमद वगैरह और वीडियो से मुझे इंटरव्यूज की कॉल्स आई क्योंकि मैंने वहां पे अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं वहां नहीं गया और जा भी नहीं सकता क्योंकि मैं लाहौर से या कराची से बहुत दूर था, तो मैं वहां नहीं गया। बट बैक इन माई माइंड में हमेशा ये रहा कि यार मैं कहीं लैग तो नहीं करा, मुझे अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, मैंने गलत तो नहीं किया, सही तो नहीं किया। दिस इज हाउ 6 मंथ्स तक आप ज्वाइनिंग के बाद इस तरह की एम्बिग्विटीज रहती हैं जरूर। आप कंपैरिजन कर रहे होते विद योर फेलोज कि उन्होंने उनको क्या मिला, आपने जल्दी तो नहीं कर दी, आपने देर तो नहीं कर दी, कुछ हो तो नहीं दिया। तो ये वाली सीन रही, लेकिन 3.5 साल इतने अच्छे गुजरे कि विद डिफरेंट रोटेशन पूरा पाकिस्तान ही घूमा, कंपनी के सारे ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में हैं और मल्टी एंटिटी एक्सपीरियंस जो आप एक फॉर्म में ले रहे होते डिफरेंट क्लाइंट्स का ऑडिट करके, वहां पे आप फातिमा ग्रुप में मोर देन 10 कंपनीज है और डिफरेंट बिजनेस सबके, तो वो सारा एक्सपीरियंस आप एक प्रोफेशनल सेटअप में ले रहे हो विद मोर स्टाइपेंड, तो मेरे लिए अच्छा रहा। सही है, यानी कि आप बिल्कुल सेटिस्फाइड अपनी इंडस्ट्री। तो जब आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हुए और आपने सीए भी क्वालिफाई किया तो जब आप मार्केट में गए तो कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली आपको? बिल्कुल ये है कि आपकी जो सोशल प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ड्यूरिंग योर आर्टिकल इस चीज पे भी काम करें, अपने लिंक्डइन पे काम करें, बिला वजह की फजूल कैमरे के आगे खड़े होकर पोस्टिंग ना करें। तो कुछ आप फ्रूटफुल कर सकते हैं, कुछ इंडस्ट्री इनसाइट्स दे सकते हैं जो कि बहुत सारे मैंने देखा कैप स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो उससे भी आपको रिक्रूटर्स रीच आउट कर रहे होते हैं। फॉर मी बीइंग एन इंडस्ट्री आर्टिकल, फर्म के लोगों ने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने मुझे लिंक्डइन के थ्रू किया और कुछ मेरे सोशल कनेक्शंस के थ्रू। दिस इज हाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टेक्निकल राउंड एज वेल इन EY and in KPMG as well. Maybe later or sooner I join there. You never know. And yes, I equally got the chance from industries and from firm as well. तो अभी करंटली आप किस इंडस्ट्री में गए हैं आफ्टर क्वालिफाइंग फ्रॉम फातिमा फर्टिलाइजर? अभी आप कहाँ पे होते हैं? ओके सो मेरे आर्टिकल्स खत्म हुए थे मई के एंड में, तो अभी तकरीबन हो चुके हैं 20 दिन। तो मई के एंड में मेरे आर्टिकल्स खत्म हुए, मैंने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम किया, उनकी कुछ आईटी कंपनीज हैं, माइनिंग, शुगर और इस तरह की कंपनीज हैं, तो मेरा वो एक्सपोजर था। एक बहुत सारी मिसकंसेप्शन स्टूडेंट में होती है कि यार मेरे आर्टिकल बैंकिंग में है, मेरे आर्टिकल फर्टिलाइजर में है, मेरे आर्टिकल जो है वो टेलीकम्युनिकेशन में है, तो मैं तो यहीं पे महदूद होकर रह गया हूँ ना, इससे मैं कहीं बाहर मूव ही नहीं कर सकता। तो ये मिसकंसेप्शन जो है वो अब खत्म हो चुकी है। मैं उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। आई इक्वली गॉट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम आल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं। Currently, I'm working with Fast Cables Limited. It's also a listed company, a mid-sized listed company on Pakistan Stock Exchange, and they are paying me well. And I see no difference between what they are paying to a person who is qualified from a firm and what they are paying to me. Or if I see myself with my other fellows who qualified even 6 months before me, जिनका आर्टिकल मुझसे 6 महीने पहले खत्म हुए, what they are getting now after 6 months of their job, I'm getting right now as a freshie. ठीक है, तो आप कोई रेंज बता सकते हैं हमें कि यार इतने से लेके इतने तक का अमाउंट तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे वो मिलना है? अभी तो ये चीज वेरी कर होती है। अगर आप फर्म में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसा कि मुझे मिली इंटरव्यूज की और वहां पे सैलरीज की बात हुई,
तो आप वहां पे मैक्सिमम आप अगर क्वालिफाइड भी हो तो आप AM के लिए जा रहे हो या सीनियर 2 के लिए जा रहे हो तो आपको 160 से 180 के दरमियान मैक्सिमम आपको ऑफर कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप फॉर्म में जा रहे हो तो 1,60,000 से 1,80,000। हाँ, इतना आप ज़हन में रख सकते हैं अगर आप वो वाला पाथवे चूज कर रहे हो। और एक और भी चीज लोगों में रहती है कि भाई यार मैंने जाना है बिग 4 में है, तो भाई अगर आप बड़ी इंडस्ट्री का टैग आपके साथ लग गया और आप क्वालिफाइड हो तो जो अपॉर्चुनिटी आपको आर्टिकल्स के टाइम पे नहीं मिली थी आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन मिल सकती है। एंड मैं काफी हद तक श्योरिटी के साथ ये चीज कह सकता हूँ। तो आप वो अगर आपकी जिंदगी में लगे कि मैंने वो चीज कहीं छोड़ दी, पीछे रह गई, मैं बिग 4 नहीं जा सका, तो वो अपॉर्चुनिटी बाद में भी आ सकती है। तो क्वालिफिकेशन शुड बी द फॉरमोस्ट। मेरी रेंज मैं कह सकता हूँ जो इंडस्ट्री में ऑफर कर रहे हैं करंटली क्वालिफाइड CA को, वो एवरेज है 2 लाख से 2.5 लाख के दरमियान। और मुझे 2.5 लाख एंड कुछ अबव कह सकते हैं, इतना ही मुझे ऑफर हो रहा है। दैट इज एक्चुअली अबव देन द मार्केट एवरेज। सो एज पर शाह भाई 2.5 लाख रुपए इनको पास केबल से ऑफर हो रहे हैं आफ्टर क्वालिफाइंग CA फ्रॉम इंडस्ट्री, फातिमा फर्टिलाइजर से क्वालिफाई करने के बाद, और इंडस्ट्री से क्वालिफाइड है। तो इससे हमें अंदाजा ये होता है कि मार्केट में इक्वलेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और इंडस्ट्री वाले भी अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो कोई डिफरेंस नहीं है कि ऐसा कोई फॉर्म वाला है तो वो ज्यादा ले रहा है या उसको ज्यादा एक्सपीरियंस है तो इंडस्ट्री वाला कम ले रहा होगा। तो ये शाह भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल है इस चीज की। तो चूंकि पहले इंडस्ट्री क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मार्केट में थे ही बड़े कम, बिल्कुल, तो उस बारे में नॉलेज अवेलेबल ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी। सारे फॉर्म से क्वालिफाई होकर जा रहे हैं तो वो तो फॉर्म को प्रमोट करेंगे आप। तो अभी इंडस्ट्री से क्वालिफाइड होकर जैसे ही लोग जा रहे हैं तो उनको भी पता चल रहा है कि मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है। बिल्कुल। और मेरी भी एम्बिग्विटीज थी कि यार आई डोंट नो व्हाट गोना हैपन विद मी, क्योंकि जो लोगों से सुनते आ रहे हैं, जो मिथ्स बनी हुई हैं कि इंडस्ट्री से आर्टिकल किए तो ये हो गया वो हो जाएगा, मेरी भी सारे ख्याल आते हैं। लेकिन अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। I got equal opportunity as compared to what my friends are doing from Big 4 जिनके आर्टिकल्स है वो भी मेरे साथ अभी उनके आर्टिकल्स खत्म हुए हैं और उन्होंने कंपनी से उनको कॉल्स नहीं जहाँ से मुझे आई हैं। दोज आर द टॉप कंपनीज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। So yes, my experience is equally valuable as what I'm getting in the firm. But I can say that these two are very different horizontals, very different verticals, industry articles or industry firm article. Learning wise, rotation wise or work wise, you cannot compare it कि life wise है या same. ठीक है। अच्छा, अभी शाह भाई से मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंडस्ट्री वालों को प्रेफर किया जाता है ना कि फर्म वालों को। तो वहां पे इंडस्ट्री वालों को प्रेफर करके उनको जॉब दी जाती है ना कि फर्म वालों को। और उसका रीजन ये है कि इंडस्ट्री में रहते हुए आप डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट में जब आप काम करते हो, फाइनेंस में, जिस तरह बजटिंग में काम कर रहे हो या आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कंसोलिडेशन का काम कर रहे हो, ये वो काम है जो फर्म वाला नहीं करता, जो वो आर्टिकल में ऑडिट के दौरान वो ये नहीं करता। तो अगर आप कहीं इंडस्ट्री में जॉब करना चाह रहे हो तो शाह भाई से मुझे मालूम हुआ कि वो प्रेफर करते हैं कि आपने अगर बजटिंग में काम किया हुआ तो आप हमारे बजट्स बना सकते हैं, आपने कंसोलिडेशन की हुई है तो आप हमारी कंसोलिडेशन कर सकते हैं। अगर आपने फलां जगह पे काम किया और उन्होंने सेम वही काम आपसे करवाना है, उसी डिपार्टमेंट के लिए रखना है, तो आपको रख लेते हैं, ना कि उस बंदे को जिसने उनका ऑडिट किया हुआ है और FS का ऑडिट किया हुआ है उस बंदे के ऊपर प्रेफर उस बंदे को करेंगे जिसने वहां बैठ के सारी चीजें ये सारे काम किए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई बंदा इंडस्ट्री से आर्टिकल कर रहा है तो उसको किन एरियाज पे अपने काम करना चाहिए कि उसको बाद में अच्छी प्लेसमेंट मिले? ओके, सो इंडस्ट्री चूज करते हुए ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि क्योंकि उनकी रोटेशन पॉलिसी हो, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 3.5 साल गुजार रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड बी 2 or 3 रोटेशन। और आई थिंक ICAP ने ये रेगुलेशन भी बनाई हुई है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को कहा हुआ कि एटलीस्ट वो 3 रोटेशन रखे। आई थिंक बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस या बिजनेस स्ट्रेटजी या फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ये वो एरियाज है जो आपको डिस्टिंग्विश करते हैं फर्म के ट्रेनिंग से। फर्म में आप क्या कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट किसका कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कर रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, यू कैन गेट अ जॉब इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। बट आप इक्वली कम्पीट कर रहे हो विद द फर्म क्वालिफाइड ट्रेनिंग इन इंटरनल ऑडिट रोल एंड एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट रोल। और रिस्क, आई थिंक रिस्क वाले जो रोल ज्यादातर वो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के जो आर्टिकल्स हैं वो उस पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो आई थिंक उससे रिस्क में जो एक पॉलिश हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो बैंकिंग आर्टिकल्स की वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फर्म पर्सन जो आपके 3.5 साल वो अकाउंट्स कर रहे हैं, उन्हें वर्किंग पेपर में चेंज करके अगले साल भी छाप रहे हैं। तो एक FP&A का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत यूनिक है। आई थिंक दैट्स अ यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसके लिए आपको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि फर्म के आर्टिकल्स के पास वो है ही नहीं, उन्होंने बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं है, किताबों में बस पढ़ी है। बिजनेस स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी उन्होंने SPM में पढ़ी है, स्ट्रेटजी केस स्टडी में पढ़ी है, BFD में बिजनेस वैल्यूएशन ली है, बट रियल लाइफ में नहीं की है, बहुत ही लिमिटेड लोगों ने की है। तो यस, ये वाले रोल बिल्कुल अवेलेबल हैं CA, CFA, CA के लिए मार्केट में। तो जब इंडस्ट्री वाले आर्टिकल के लोग CA करके और वो वाला एक्सपीरियंस लेके आ रहे होते हैं तो ऑब्वियसली दे प्रेफर CA ओवर ACCA, वरना ये वाले रोल मोस्टली ACCA के लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि
वो एक इतने लंबे अरसा से वो इंडस्ट्री में आर्टिकल्स करते आ रहे हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो ACCA बॉडी है, उसने इतने अरसा पहले, इतनी सदियों पहले से मतलब इंडस्ट्री आर्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो मुझे जो एज मिला है हर जगह पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में, वो कि मेरे पास जो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है वो ये था कि मेरा SAP या Oracle में जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर, हैंड्स ऑन, जो सारा मैंने सारे 3 साल उसी पे काम किया। आई नो हाउ टू रन द सिस्टम, देन कौन सी चीज कैसे चलती है, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स कैसे डिजाइन किए गए हैं, उसमें क्या डेफिशिएंसीज है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, एंड बजटिंग और एक कंपनी की स्ट्रेटजी क्या होगी, जो नंबर जनरेट करे और जो उसको चेक करे ना कि ये सही है गलत है नंबर। अब नंबर वो ऊपर या नीचे क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहात है, उसको डिप डाउन करना, उसकी रीजनिंग करना, प्रेजेंट करना टू द बोर्ड कि क्या मसला है, कैसे बिजनेस स्ट्रेटजी आने वाले साल में चेंज होनी चाहिए। दैट यू लर्न इन बिजनेस स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। देन आई थिंक दैट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर इंडस्ट्री ट्रेनीज। दे मस्ट स्पेंड देयर टाइम इन बजटिंग एंड प्लानिंग। डन हो गया। अच्छा यार शाह भाई, एक ना बड़ा ना एक चीज को ग्लैमराइज किया जाता है हमारे प्रोफेशन में कि ना अगर आपकी लेट सिटिंग्स नहीं हो रही, अगर आपका स्ट्रेस नहीं हो रहा, अगर आपको प्रेशर नहीं आ रहा ऊपर से, या टॉक्सिक इन्वायरमेंट आपने नहीं देखा, तो फिर आपने कुछ सीखा ही नहीं है, या आपने कोई काम ही नहीं किया, या आप कॉम्पिटेंट नहीं बन सकते, या उस तरह से ग्रो नहीं कर सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई ऐसे ही कोई चीज है, या इसमें कोई सच में कोई रियलिटी है, और इसका इंडस्ट्री और फर्म से क्या ताल्लुक है? जैसे अगर फर्म इंडस्ट्री में कोई बंदा जाता है, उसे कहते हैं कि यार तुम लोगों ने कभी लेट सिटिंग देखी नहीं है, तो क्या ये सच है कि इंडस्ट्री में लेट सिटिंग होती नहीं है? और अगर होती भी है तो क्या इस चीज को उससे रिलेट करना ठीक है? लेट सिटिंग के मैं फर्स्ट ऑफ ऑल काफी खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। और मैं ये मेरा ओपिनियन किस बुनियादों पे बना है कि आप देखें, आप सुबह सूरज तुलू होता है तब आप ऑफिस जाते हैं, और जब अंधेरा होता है तब आप पूरा दिन ही नहीं देख पा रहे। अब सारा लाइफ अपनी एक स्टाइपेंड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो, तो इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? तो फैमिली टाइम होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात की इंडस्ट्री में लेट सिटिंग नहीं होती, ये गलत बात है। होती है, लेट सिटिंग भी होती है क्योंकि जब आप इंटरनल ऑडिट में काम कर रहे होते हैं तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, तो आपको क्वार्टर एंड में, लेकिन ये नहीं कह सकते मुसलसल जो फॉर्मेट मुसलसल चल रहा होता है कि लेट सिटिंग नहीं की, आप 6 बजे जा रहे हो तो आपको हर कोई घूर के देख रहा है कि आप 6 बजे उठ के जा रहे हो, मतलब जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। तो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। क्वार्टरली जब रिपोर्टिंग हो रही होती है कि एक हफ्ते के लिए आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बैठ जाते हो, उसके लिए आपको वो कंपनसेट करते हैं, आपको मील देते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, आप एक लीव भी क्लेम कर सकते हो। इस तरह के पर्क एंड बेनिफिट्स हैं। जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्टेड है वहाँ पे मंथली रिपोर्टिंग हो रही होती है, तो मंथली रिपोर्टिंग में मंथ एंड पे एक वीक में आपको थोड़ा 2-3 घंटे लेट बैठना पड़ता है, बट नॉट कि आप 365 डेज इन अ ईयर आप लेट बैठ रहे हो। और उसको ग्लैमराइज करना फर्म के लोग अक्सर कर होते हैं कि यार हम तो बड़ा लेट बैठते हैं, हम तो बहुत काम करते हैं, हम लोग तो काम नहीं करते। तो उन्होंने, फर्म ने आपको ऐसा डिजाइन कर दिया ना, आपको माइंडसेट कर दिया कि अगर आपने लेट सिटिंग नहीं की, यू आर नॉट अ कंप्यूटर इनफ, यू आर नॉट अ क्वालिफाइड CA। आज तो आपकी सारी लाइफ जो है वो मैसअप हुई पड़ी है, ना आपके पास घर वालों के लिए टाइम है, ना आपके लिए आपके पास पढ़ाई का टाइम है। फिर वही लोग CA फाइनलिस्ट का टैग लेके मार्केट में घूम रहे होते हैं और MBAs के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि भाई हमने लेट सिटिंग नहीं की, हमने अपनी स्टडी पे कंप्रोमाइज करना है, हमने लेट सिटिंग करनी है क्योंकि हमें लर्निंग करनी है। सही हो। तो शाह भाई हमारे साथ मौजूद थे, हमने इनसे इंसाइट लिए और इन्होंने हमें टाइम दिया और कुछ वैल्यूएबल चीजें बताई, तो इनका बहुत शुक्रगुजार हैं हम। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में कभी हमें या हमारे व्यूअर्स को इनको अप्रोच करना पड़ता है, कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डिटेल वगैरह लेनी पड़ती है, तो ये जरूर हमारी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।